Good morning, students. So today we are going to start with the revision of the chapter controlling. Clear? तो controlling chapter में सबसे first of all meaning they are saying कि controlling is a process. Controlling किस चीज का process है? To compare means to compare the actual performance with the standard. Actual performance को हमको standard से compare करना है. क्यों compare करना है? To find out the deviations कि क्या deviations हैं, क्या नेगेटिव डिफरेंसेस हैं, जिससे कि हम उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस ले सकें. क्लियर? सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस. किस चीज का प्रोसेस है? टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है. किससे करना है? हम लोगों को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से करना है. क्यों करना है? टू फाइंड आउट दी डेविएशंस. और खाली डेविएशंस फाइंड आउट करने का रीजन नहीं है, डेविएशंस फाइंड आउट करनी है जिससे कि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें. क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोलिंग. क्लियर? नेक्स्ट वन डेफिनेशन है. डेफिनेशन भी उसी तरीके से कवर होगी एंड यू हैव टू लर्न इट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का आता है इसमें. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस और वी कैन कॉल इट स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का फर्स्ट वर्क है इज टू सेट आउट दी स्टैंडर्ड्स. और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये वो हम लोग बोलेंगे क्राइटेरिया है, या तो हम लोग बोलेंगे क्राइटेरिया है, या हम बोलेंगे वो बेंचमार्क्स हैं. क्राइटेरिया और बेंचमार्क्स जिनके अगेंस्ट हमको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी मेजर करनी है. क्लियर? सो व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया और द बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच वी विल मेजर द परफॉर्मेंस. कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे होगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उसको हमें सही है, गलत है, कितनी कमी रह गई, इसके लिए हमको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. तो दीज स्टैंडर्ड्स में भी इन लोगों ने दो बात बोली है, या तो हम लोग होंगे क्वांटिफिएबल या होंगे हमारे नॉन क्वांटिफिएबल. क्लियर? तो क्वांटिफिएबल मींस कि जो हमारे न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हुए क्वांटिफिएबल. और कांट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक टर्म्स, वो हो गए हमारे नॉन क्वांटिफिएबल. बोलते जस्ट लाइक हम लोग का प्रॉफिट कितना अर्न करना है ये डिसाइड करना है, तो विल बी इन न्यूमेरिक टर्म्स. हम लोग का यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स, टाइम टू बी टेकन इन न्यूमेरिक टर्म्स. मीन्स हम उनको नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने सोचा इंक्रीज इन गुडविल करेंगे, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी करेंगे, या इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन करेंगे, तो उसको हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते. और जिसको हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए हम लोगों के क्या कहलाते हैं, वो स्टैंडर्ड्स नॉन क्वांटिफिएबल स्टैंडर्ड्स. ये लोग कहते ये हैं कि आप लोग कोशिश ये करो कि आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्वांटिफिएबल हो. क्वांटिफिएबल हो मींस हम इजीली उनको न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि कंपैरिजन हम लोगों का इजी हो जाता है. क्लियर? फिर ये लोग बोलते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स हम लोग सेट करें वो स्टैंडर्ड्स हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए. फ्लेक्सिबल मींस कैपेबल टू चेंज. कैपेबल टू चेंज मींस कि जब हम चाहें उसके उनको चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लो इन द इनिशियल ईयर्स या इनिशियल डेज हम लोगों ने न्यू मशीन लगाई, और न्यू मशीन लगा के हमको लग रहा है कि हमारी मशीन बहुत अच्छे से काम करेगी, तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया 100 यूनिट्स पर डे. लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग करने लगे तो हमको पता चला कि नहीं, 75 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो इन दैट केस इफ आवर स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, चेंज करके हम लोग उसको 75 पे ले आएंगे. क्लियर? तो हम लोग के स्टैंडर्ड्स वट एवर वी आर सेटिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल, मीन्स कैपेबल टू चेंज, मीन्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस. क्लियर? तो हम लोग का बेसिकली क्या क्या चीजें आई कि स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं, क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं, बेंचमार्क्स हैं, जिनके अगेंस्ट हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. ये जो है हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, क्वांटिफिएबल हो सकते हैं और नॉन क्वांटिफिएबल हो सकते हैं. क्वांटिफिएबल होंगे तो हम उनको न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कांट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक टर्म्स. प्रॉफिट अर्न,
नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, टाइम टेकन कैन बी टेकन एज क्वांटिफिएबल, क्योंकि हम उनको नंबर्स बता सकते हैं कि हम 100 यूनिट्स बनाएंगे, हम लोग 10 आवर्स पर यूनिट प्रोडक्शन में लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे प्रेजेंट नहीं कर सकते कि हम इंप्रूव करेंगे वर्किंग कंडीशन, लेकिन क्या ये थोड़ी कह सकते हैं 10,000 इंक्रीज करेंगे 20,000, नो, कांट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमरिक टर्म्स, तो वो क्या हो गए, नॉन क्वांटिफिएबल। फिर इन्होंने कहा दो चीजें और ध्यान रखना, एक तो ये लोग बोले कि जहां तक कोशिश करो क्वांटिफिएबल करना जहां तक पॉसिबल हो, और दूसरा स्टैंडर्ड्स हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मींस कैपेबल टू चेंज, मींस जब हम चेंज करना चाहें तो हम उनको चेंज कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज setting up of standards. After setting up of standards, second step is measurement of actual performance. Means अभी हमको compare कुछ नहीं करना है, at this stage हम लोग को केवल measure करना है कि अलग अलग एम्प्लॉयज की हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे और स्टैंडर्ड्स हम अलग रख दें। अभी हमको केवल इस स्टेप में क्या करना है कि मेजर करना है कि किस किस एम्प्लॉय ने, किस किस वर्कर ने कितना काम किया है। Means here we are measuring the performance of various employees. Just like हम लोग बात करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में A, B, C, A ने 100 यूनिट्स बनाई है, B ने 75 यूनिट्स बनाई है, इसने 90 यूनिट्स बनाई। तो हमने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड नहीं देखा, कुछ स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने ये एनालाइज किया, ये इवेल्युएट किया, ये मेजर किया कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। So here we are just measuring the actual performance. Clear? So once performance standards are set, then the next step is measurement of actual performance. Performance should be measured in objective and reliable manner में करनी चाहिए। जो various techniques हम लोग use करेंगे, personal observation, हम लोग personal observation use कर सकते हैं, खुद जाके देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। हम सैंपल लेके सैंपल चेकिंग कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता कर सकते हैं कि क्या क्या किया है, और हम लोग ऑडिट करवा के पता कर सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। जस्ट लाइक अगर मेरे को एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पता करनी है तो मैं उनके सुपरवाइजर से उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले लूंगी। कंपनी की प्रॉफिट की मेरे को पता करना है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के लिए P&L अकाउंट ले लूंगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पता करनी है तो कितनी यूनिट सेल हुई है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से ले लूंगी। अगर मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेना है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे ले लूंगी। तो हियर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड, आई एम जस्ट मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज। मैं अलग अलग एम्प्लॉयज की केवल परफॉर्मेंस मेजर कर रही हूँ एट दिस स्टेज। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, नाउ द next step is comparing actual performance with standard performance. अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मेजर किया। जस्ट लाइक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस रखा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। मैंने यहाँ पे सेकंड पे मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी। एक्चुअल मैंने A की देखी, B की देखी, C की देखी। A ने 101 यूनिट बनाई, B ने 95 यूनिट्स बनाई, C ने 100 यूनिट्स बनाई। क्लियर? तो 3 सिचुएशंस आर देयर। इसकी डेविएशन है प्लस में, इसका डेविएशन है माइनस में, और इसका हो गया हम लोग का नो डेविएशन एट पार हो गया। क्लियर? तो इन तीनों सिचुएशंस में हमारे सामने रिवील हुआ कि मोर देन स्टैंडर्ड बनाया किसी ने, किसी एम्प्लॉय ने लेस देन स्टैंडर्ड बनाया, किसी ने इक्वल टू स्टैंडर्ड बनाया। तो हियर आई एम नॉट एनालाइजिंग द रीजन, जस्ट मैंने अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपेयर कर लिया। क्लियर? आफ्टर दिस अब मैंने कंपेयर कर दिया, मेरे सामने ये सिचुएशन आई। अब मेरे को क्या करना है, एनालाइजिंग द डेविएशंस, कि मींस अब मेरे को ध्यान से समझना, अब मैं जो 2 पॉइंट बता रही हूँ वही आपके इंपॉर्टेंट है। मेरे को क्या करना है, एनालाइजिंग दी डेविएशन। मींस डेविएशन मतलब कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर हम लोगों ने देखा कि ये जो डेविएशन है प्लस में है तो बहुत खुशी की बात है, अगर हमने देखा माइनस में है तो यहाँ पे कितना आया था हम लोगों का, -5 आया था। 100 हमारी स्टैंडर्ड थी, 95 बनाए थे, मींस -5 का हमारा डेविएशन आया था। तो -5 का अगर डेविएशन आया
फिर देखते हैं कि हमारा डेविएशन कितना आ रहा है, -5 का डेविएशन आ रहा है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम एक टॉलरेबल रेंज डिसाइड करते हैं। वो टॉलरेबल रेंज, जैसे मैंने 100 डिसाइड किया स्टैंडर्ड, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि इट मे बी +5, मीन्स कि हमारा टॉलरेबल रेंज +5 -5 है। क्लियर? कि अगर मेरा स्टैंडर्ड 95 होता है प्रोडक्शन या मेरा 105 होता है, तो मेरे को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक रीजनेबल और टॉलरेबल रेंज है। तो इसके बियॉन्ड अगर जाते हैं तो हम लोगों को कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई करने, सारी रीजंस हम लोगों को आइडेंटिफाई करने। क्लियर? ये लोग बोलते हैं नेक्स्ट उसमें कि एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग deviation means difference between standard performance and actual performance. If deviations are within the tolerable range, अगर within tolerable range है, then there is no need of corrective action. If deviations are beyond the range, अगर हमारे deviation beyond the range होते हैं, then necessary action for control are required. तो अब हमारी इसमें दो बहुत important aspects हम लोगों के cover होंगे। अब वो दो important aspects हमारे क्या हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड हम लोग का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, देखो क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई KRA। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के KRA आइडेंटिफाई करना है। KRA का मतलब क्या हो गया? की रिजल्ट एरियाज। कि मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में की रिजल्ट एरियाज कौन से हैं, मीन्स ऐसे कौन से एरियाज हैं जिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस या हम बोलेंगे कि सर्वाइवल डिपेंड करेगा। क्लियर? अगर वो एरिया है कि अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो सक्सेस में या एग्जिस्टेंस में हम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के की रिजल्ट एरियाज हैं और वो की रिजल्ट एरियाज ही मेरे क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल्स कहलाते हैं। मींस वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पे मेरे को कंट्रोल करना जरूरी है। बात समझ आई? तो जब हमारे सामने डेविएशंस आए तो हम लोगों को क्या देखना है? मैनेजमेंट को देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स पे कंट्रोल करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो हमारे की रिजल्ट एरियाज वाले हैं। की रिजल्ट एरियाज वाले पॉइंट्स कौन से होंगे? जिन पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मैंने उनको कंट्रोल नहीं किया तो मेरा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, जस्ट लाइक कि इंक्रीज ऑफ 5% इन हम लोगों ने बोला लेबर कॉस्ट। देखो अब क्या हुआ कि लेबर कॉस्ट मेरी 5% से बढ़ी और मेरे पोस्टल चार्जेस मेरे 25% से बढ़ गए। अब ये बताओ कि मैं किस पे ज्यादा ध्यान दूं? 25% मेरे पोस्टल चार्जेस बढ़े, 5% मेरे लेबर चार्जेस बढ़े। मेरे लिए की रिजल्ट एरिया कौन सा है? वेदर वेयर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 25%, यहाँ पे 25% बढ़ा है या जहां पे 5% बढ़ा है। लेबर इज द की रिजल्ट एरिया और द पोस्टल चार्जेस आर द की रिजल्ट एरियाज। सो द लेबर तो मेरे को चाहिए, प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बिना काम नहीं होगा, मेरी ह्यूज लेबर लगी हुई है, मेरा एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन अगर मैं देखूं तो लेबर पे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो मेरे लिए फॉर मी labor is the key result area. Labor is the key result area, not the postal charges. क्योंकि postal charges तो मेरे एक लिमिटेड है, वो 25% बढ़ भी गए, 5 रुपये अगर मेरा स्टैंप लगना था 25% और बढ़ गए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लेबर का मेरा एक ह्यूज एक्सपेंसेस है, अगर उसमें 5% भी इंक्रीज हुआ तो इन टोटल इट विल अफेक्ट माई सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस। इट मीन्स लेबर is the critical point, it means my key result area. क्लियर हम लोग को यहाँ पे? तो critical point control क्या कह रहे हैं कि it is the legal, economical, not easy to check और control easy। मतलब ना तो इकोनॉमिकल है
और ना ही इजी है। इस वाले पॉइंट को, इसको आप हटा लेना, लीगल। इट इज इकोनॉमिकल नॉट इजी टू चेक और कंट्रोल ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबको चेक नहीं कर सकते, तो बोलते हैं सो कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज which are critical to the success of any organization. These key results areas are the critical point, and if anything goes wrong at this point, then the whole of the organization will. अगर यहाँ कोई गलती हो गई, यहाँ कोई कमी हो गई की रिजल्ट एरियाज में, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे इफेक्ट पाएगा। तो हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को क्या जरूरी है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन की रिजल्ट एरियाज, ऑन कंट्रोल ऑफ की रिजल्ट एरियाज। क्लियर? नेक्स्ट वन दे आर सेइंग, सेकंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अगर कवर करेंगे ना, आपका एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से करेंगे, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सेकंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मीन्स ये लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट हर चीज को कंट्रोल नहीं करेगा, केवल मैनेजमेंट उन्हीं पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा जहां जो हमारे बियॉन्ड दी रेंज है। मैंने आपको बताया ना कि +5 -5 इतना तो मैंने मान के ही चला है। 105 यूनिट हो जाए या 95 यूनिट हो जाए, तब तक मेरे को कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई चेंजेस नहीं करने। लेकिन इसके बियॉन्ड, इफ हम लोग के डेविएशंस आर बियॉन्ड द रेंज अगर चले जाते हैं, तो हमको मैनेजमेंट को बताना है और मैनेजमेंट फिर वहां पे एक्शन लेगा। क्लियर हम लोग को यहाँ पे? अब हम लोगों को ओवरऑल हुआ, सबसे पहले अगर हम लोग दोबारा से देखें इनको सारे पॉइंट्स को, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, फिर मैंने इसमें एनालाइज किया डेविएशंस को, और डेविएशंस में मैंने दो चीजें देखी, एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर? अब जब ये सारा एनालाइज कर लिया मैंने, रीजंस फाइंड आउट कर लिए कि क्या रीजन हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं डेविएशंस के, कि हमने स्टैंडर्ड्स ही हमारे अनरियलिस्टिक थे, हमारे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स थे, या हम लोगों ने देखा कि हम लोग की लेबर अनट्रेन थी, या हमारी मशीनरीज एफिशिएंट नहीं है, तो मे बी हम लोग का कोई भी रीजन हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीजन वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। बोलते हैं कि नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड इफ डेविएशंस आर विद इन द रीजनेबल रेंज या टॉलरेबल रेंज, और अगर उसके बियॉन्ड होंगे तो वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस।